हाय एवरीवन। आज शुरू करने वाले हैं हम एब्सोल्युटली न्यू चैप्टर कोड ऑफ वेजेस। अब यहाँ पे दिख रहा होगा 2019, बट ऑफ कोर्स इट इनकॉर्पोरेट्स द अमेंडमेंट्स 2022 एंड एवरीथिंग, सो डोंट वरी अबाउट दैट। कोड ऑफ वेजेस क्या है? ये कोड ऑफ वेजेस और क्यों ये कोड है? व्हाई इज इट नॉट एन एक्ट मैम? क्योंकि हम क्या पढ़ते हैं? हम तो एक्ट पढ़ते हैं। हम इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट, नेगोशिएबल एक्ट, अलग अलग एक्ट पढ़ते हैं, कंपनीज एक्ट। तो ये एक्ट क्यों नहीं है? वाई इज इट कॉल्ड एज कोड? तो सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि जब डिफरेंट डिफरेंट एक्ट्स में प्रोविजंस अलग अलग जगह होते हैं, उनको मिला के कोई भी लॉ बनता है तो उसको हम कोड बोलते हैं। ठीक है, मतलब मैम ये डिफरेंट डिफरेंट एक्ट के प्रोविजंस को मिला के बना है? द आंसर इज यस। इस कोड के आने से 4 एक्ट हमारी हट गई। पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट और इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट। आपको अगर मैं एकदम ग्राउंड लेवल से समझाऊं तो हमें पता है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में लिस्ट होती है, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट एंड कॉन्करेंट लिस्ट। तो जो हमारे लेबर रिलेटेड मैटर्स है ना, कि लेबर से जुड़े हुए लॉज, कि लेबर लोगों का नुकसान नहीं हो, एम्प्लॉयज़ का नुकसान नहीं हो, ऐसा नहीं हो कि एम्प्लॉयर उनके साथ एकदम बुरी तरीके से पेश आए, उनको उनका एडिक्वेट हक नहीं दें। तो ये सारी चीज़ों से जुड़े हुए जो लॉज होते हैं ये कॉन्करेंट लिस्ट के अंदर आते हैं। मतलब इस पे सेंट्रल गवर्नमेंट भी लॉज बना सकते हैं। मतलब नॉट एग्जैक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट, बट आई वुड से पार्लियामेंट भी लॉज बना सकता है और स्टेट लेजिस्लेचर भी बना सकता है। तो मतलब स्टेट गवर्नमेंट भी अपने लॉज बना लेते हैं कि अगर आपकी फैक्ट्री है हमारी स्टेट के अंदर तो आपको ये वाले लॉ भी फॉलो करने पड़ेंगे, अपार्ट फ्रॉम जो सेंट्रल लेवल पे बना है वो तो करना ही करना है। अगर सेंट्रल अलग बोले, स्टेट अलग बोले, तो हम सेंट्रल की मानते हैं ना, वो सब चीज़ें हमको पता है। तो उसके तहत अगर मैं बात करूं यार, 100 से ज़्यादा लेजिस्लेशन बने हुए हैं। सब स्टेट गवर्नमेंट ने अलग अलग बनाए हैं, सेंट्रल लेवल पे बहुत सारे बने हैं। तो बहुत सारे लेजिस्लेशन और ओवरलैपिंग, ये इधर वो उधर, मतलब यहाँ से यहाँ जाओ तो फायदा, यहाँ से यहाँ जाओ तो नुकसान, इसमें यहाँ पे ये, इसमें वहाँ पे वो। वी डू नॉट हैव, वी डिड नॉट हैव द यूनिफॉर्मिटी। और ये कोड गजब की यूनिफॉर्मिटी लेके आता है। अभी भी फ्लॉज हैं, काफ़ी हैं, बट ठीक है, बहुत हद तक द चीज़ें हैव बीन इम्प्रूव्ड। बड़ी तगड़ी यूनिफॉर्मिटी आती है। जैसे एक एग्जांपल लेती हूँ, ये कौन है? ये तो बड़ा मुश्किल है ऐसे बनाना, बट फिर भी चलो एक कोशिश करते हैं, है ना। ये 2 आँखें, ये नाक, ये मुंह और ये छोटे छोटे बाल, ठीक है। और बाकी हम ऐसे ही बनाते हैं। अब इसको स्केयर क्रू मत समझना। ये कौन है? ये एक मैन है, ठीक है। और ये 2 आँखें, नाक, मुंह एंड अगेन, और ये हम बना देते हैं थोड़े लंबे लंबे बाल, ठीक है। तो ये क्या है? एक वुमेन है। नहीं लगे तो भी मान लेना, ठीक है। चल, एक मैन और एक वुमेन, ये दोनों लोग पहुंचते हैं एक फैक्ट्री में और बोलते हैं कि सर हमें एम्प्लॉयमेंट चाहिए, हमें कुछ काम दिला दीजिए। तो दोनों से पूछा जाता है कि क्या आप दोनों ये जो बिल आते हैं, बिल को यहाँ पे ऐसे नोट कर सकते हैं? दोनों बोलते हैं कि हाँ हम कर लेंगे। तो उनको बोला जाता है ठीक है, रोज जो भी बिल आएंगे आपको अमाउंट नोट करना है, ठीक है। 50 बिल दिए जाते हैं हर दिन मैन को और 50 वुमेन को। क्या आपको लगता है कि ये जो मैन है इसमें कुछ अलग तड़का लगा देगा? द आंसर इज नो। भाई जो काम एक मैन कर रहा है वही काम एक वुमन भी कर रही है, मतलब जो काम मेल कर रहा है वही काम फीमेल भी कर रही है। उतना ही आप काम करवा रहे हो, नो रिलैक्सेशन, नो बेनिफिट। एंड इट्स नॉट सम फिजिकल वर्क दैट अ मेल इज मे बी एबल टू डू मोर या फीमेल कम, ऐसा वैसा ये सब तो है नहीं। भैया आप तो उतना ही काम करा रहे हो, उसी लेवल का काम करा रहे हो। तो जेंडर के बेसिस पे, क्या पे, दैट इज सैलरी, वेजेस, इसमें डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए? अगर आप 1000 रुपये मैन को दे रहे हो तो आपको 1000 रुपये वुमेन को भी देना चाहिए।
अब आपको सुनने में बड़ा ऑड लग रहा होगा कि मैम ऑब्वियसली यार ऐसा ही होगा, ऐसा क्यों नहीं होगा, बट ऐसा नहीं होता है। और कोई लॉ, मतलब एक यूनिफॉर्म सेंट्रल लॉ इसको प्रोहिबिट भी नहीं कर रहा है। तो हमारे पास कोड आया और इसमें जेंडर डिस्क्रिमिनेशन प्रोहिबिटेड। अब अगर आप एक तरीके का काम करा रहे हो तो आप जेंडर के बेसिस पे सैलरी को ऊपर नीचे नहीं कर सकते कि इसको तो हम ज़्यादा देंगे, इसको तो हम कम देंगे, ठीक है। अब जैसे एक लड़की है, उसको आपने हायर किया एज अ ड्राइवर, तो अब आप अपने मन में बैठा के रखोगे यार लड़कियां आर वेरी पुअर ड्राइवर, तो ये तो भिड़ाई देगी, तो इसको तो सैलरी कम ही देनी चाहिए, आगे पीछे खर्चा तो लगेगा ही लगेगा। ऐसा नहीं करना है भाई, वो भी गाड़ी चला रही है, आप किसी मेल को रखोगे वो भी गाड़ी चला रहा है, तो आपको सैलरी तो इक्वल देनी पड़ेगी, समझ गया है। तो ऐसी छोटी छोटी बहुत सारी बातें। हमारे पास जितने लॉज उतनी तरीके की डेफिनेशन हर एक्ट में। वेजेस यहाँ पे अलग, वेजेस यहाँ पे अलग, वेजेस यहाँ पे अलग, इसमें ये इंक्लूड करो, इसमें ये एक्सक्लूड करो, इसको ऐसे कैलकुलेट करो, उसको वैसे कैलकुलेट करो, बड़े पंगे। एक यूनिफॉर्म डेफिनेशन आई वेजेस की। मोर ओवर गवर्नमेंट ने एक से एक स्टेप निकाला है, एक नया कंसेप्ट निकाला फ्लोर वेज का। मैम ये क्या होता है, अभी थोड़ी देर में हम पढ़ेंगे। तो ये कोड क्यों आया, ये कोड क्यों आया, वेजेस बोनस को रेगुलेट करने के लिए, ठीक है। अब यहाँ पे एक क्लासिफिकेशन आता है एम्प्लॉय और वर्कर्स का। वर्कर्स जिनकी जो रेम्यूनरेशन है 15,000 से एक्सीड नहीं करती है, और एम्प्लॉयज़ इन जनरल सारी कैटेगरी के आ जाते हैं, मैनेजरियल सुपरवाइजरी कोई भी फंक्शंस परफॉर्म कर रहे हो, इन दोनों के वेजेस को रेगुलेट करता है, ठीक है। और अलग अलग लॉज में जो भी इनकंसिस्टेंसी थी उसको क्या करता है, अवॉइड करता है। मोरओवर जेंडर बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन को भी अवॉइड करता है, ठीक है। मैम यहाँ पे जो नियम है ये कौन बनाएगा, सेंट्रल लेवल पे बनेगा या स्टेट लेवल पे बनेगा, ये सवाल उठता है। अगर हम सारा का सारा चीजें सेंट्रल लेवल पे बना देंगे ना तो बड़ी मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि सेंट्रल लेवल ना इंडिया एज अ होल नेशन को समझती है, बट स्टिल स्टेट वाइज जो जोग्राफिकल बाउंड्रीज हैं, हर जगह का एनवायरनमेंट अलग है, लोगों के काम करने का तरीका अलग है, और वहाँ के जो मैं कहूँ एटमॉस्फेयर के हिसाब से रिक्वायरमेंट्स भी अलग अलग हैं, राइट। सो वी कैन नॉट हैव वन यूनिफॉर्म लॉ फॉर द होल कंट्री। तो यहाँ पे क्या किया गया, एक यूनिफॉर्म लॉ तो लाया गया है, पर फिर भी स्टेट गवर्नमेंट्स को बहुत सारी पावर दी गई है। रेलवे, माइंस, ऑयल फील्ड्स, ये ऐसे सेक्टर्स हैं जहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट विल टेक ओवर एंड सेंट्रल गवर्नमेंट लॉज बनाएंगे। बाकी सेक्टर्स के लिए सेंट्रल स्टेट गवर्नमेंट को पावर दी गई है। अभी हम धीरे धीरे पढ़ेंगे कि सेंट्रल गवर्नमेंट मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है और उसके बाद स्टेट गवर्नमेंट्स क्या क्या करते हैं, राइट। सो वी विल वंस वी रीड वन बाय वन ऑल द प्रोविजंस, देन वी विल बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस। 4 लॉज हमारे रिपील हुए, ये आपको याद रखना है, अभी तक यही याद रखना है, और ऑफ कोर्स ये भी याद रखना है। कौन से सेक्टर्स हैं, ये 3 सेक्टर्स। ये जो मैं आपको याद रखना बोलती हूँ ना, दैट इज फॉर योर ऑब्जेक्टिव टाइप ऑफ क्वेश्चंस, है ना। तो उसके लिए पर्सपेक्टिव के लिए आपको वो चीज़ें याद रखनी है, और बाकी तो भाई पढ़ते जा रहे दिमाग में भरते जा रहे, सभी कुछ याद करना है। बट आई नो कि इतना ह्यूज सिलेबस ऐसे ही रट नहीं सकते हो आप, इसीलिए समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। जो बच्चा जितने अच्छे से समझता है ना, उसको उतना कम रटने की ज़रूरत होती है, वो आराम से एग्जामिनेशन में लिख पाता है, ठीक है। तो समझना बहुत ज़रूरी है, और ऐसे हाईलाइट करते हुए या फिर अपने जो भी रफ नोटबुक बनाई हुई है उसमें लिखते जाओ, ठीक है। तो कोड ऑफ वेजेस आपकी हेडिंग डल जानी चाहिए और उसमें आपको लिखना चाहिए कि हाँ ठीक है, सीजी के पास पावर है इन सेक्टर्स के लिए, अदर सेक्टर्स एसजी के पास पावर है। कोड ऑफ वेजेस रिपील 4 स्टैट्यूट्स, 4 एक्ट को रिपील करता है। कौन सी 4 एक्ट आपको याद होनी चाहिए, पेमेंट ऑफ वेजेस, मिनिमम वेजेस। अच्छी बात सुनो, ये सब नहीं पढ़ना है ना, फिर पहले पढ़ना हुआ करता था, अब नहीं पढ़ना है। क्यों? क्योंकि ये तो हट गई, इसको हटा के एक आ गई, ऑल्दो उस एक में इन सब का कंटेंट है।
तो पढ़ना तो है काफ़ी कुछ, फिर भी ऐसा हमारा मन की शांति होती है ना, मन का बर्डन थोड़ा कम हो जाता है। अच्छा बस एक ही है, चलो तो एक ही चैप्टर है, 4 एक्ट को मिला के या 4 चैप्टर को मिला के समझ लो एक चैप्टर बन गया। इक्वल रेम्यूनरेशन तो खैर कभी से आपको नहीं पढ़ना था, फिर भी इट्स ओके, ठीक है। नाउ गवर्नमेंट ने आइडियली, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड्स, यू कैन राइट इफ यू वांट टू, ठीक है, नोटिफाइड। तो गवर्नमेंट ने 4 लेबर कोड्स बनाए कि एक यूनिफॉर्मिटी हम ले आएंगे लेबर लेजिस्लेशन में। तो इसमें से हमारा पहला है कोड ऑन वेजेस, ठीक है। दूसरा है हमारा कोड ऑन इंडस्ट्रियल रिलेशंस, इंडस्ट्रियल रिलेशंस। फिर आता है हमारा कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर, सोशल सिक्योरिटी एंड वेलफेयर। और इसके बाद आता है हमारा कोड ऑन ऑक्यूपेशनल सेफ्टी, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशंस। देखो लेबर के लिए कितना कुछ किया जा रहा है कि वो एक्सप्लॉइट ना हो, हाउ देयर सोशल सिक्योरिटी हैज़ टू बी असेस्ड, उनकी ऑक्यूपेशनल हेल्थ सेफ्टी वर्किंग कंडीशंस उनको अच्छी दी जाए, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड द कोड ऑन वेजेस। वी आर माय डियर रीडिंग द कोड ऑन wages which consolidates and repeals, ये 4 एक्ट को रिपील करता है। ये 4 एक्ट कौन सी हैं हमारी? पेमेंट ऑफ वेजेस एक्ट, पेमेंट ऑफ बोनस एक्ट, मिनिमम वेजेस एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, इक्वल रेम्यूनरेशन एक्ट, ठीक है। तो गवर्नमेंट का इंटेंशन क्या था? इन सारे मैटर्स से जुड़े हुए लॉज को हम एक जगह कंबाइन कर दें और इन सब में जो इनकंसिस्टेंसी है इसको एक बना दें ताकि ये यूनिफॉर्म हो जाए, है ना। तो हमारे ये जो कोड ऑन वेजेस है, दिस कोड ऑन वेजेस जो हम शुरू कर रहे हैं, ऑफ कोर्स इट इज़ डिवाइडेड इनटू डिफरेंट चैप्टर्स एंड हमारे चैप्टर्स में अलग अलग सेक्शन हैं। तो पहले हम बात करते हैं वेजेस की। वेजेस में भी हम अलग अलग चीज़ों की बात करते हैं। वी टॉक अबाउट द पेमेंट, we talk about minimum wages, we also talk about bonus, we also talk about some other authorities, regulators, इन सब की हम बात करते हैं। बोर्ड्स वगैरह सब बने हुए हैं, तो we have to read them one by one। इसमें कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस होती हैं, जैसे वेजेस हम किसको कहेंगे, एम्प्लॉई हम किसको कहेंगे, वर्कर हम किसको कहेंगे। तो कुछ चीज़ें हैं, बट आई एम नॉट डिस्कसिंग द डेफिनेशन राइट नाउ, ठीक है। तो अभी मैं ये डेफिनेशन नहीं डिस्कस कर रही, पहले मैं आपके साथ कुछ प्रोविजंस डिस्कस करूंगी ताकि आपके दिमाग में वो एसेंस जाए। उसके बाद यार डेफिनेशन है वो तो हम याद कर ही लेंगे। अभी हम समझ लेते, वेजेस हमको पता है ना यार, लेबर होता है, एम्प्लॉय होता है, उसको जो पैसे मिलते हैं उसको हम वेजेस कहते हैं। अब उसमें क्या मिलेगा और क्या नहीं मिलेगा वो तो रटने वाली बात है कि अलग अलग कॉम्पोनेंट होते हैं ना वेजेस के, कि हाँ बेसिक इतना है, फिर आपको घर के नाम पे इतना दे रहे हैं, आपको ट्रैवल के नाम पे इतना दे रहे हैं, आपको कपड़े धोने के लिए इतना दे रहे हैं, तो वॉशिंग अलाउंस है, ट्रैवलिंग अलाउंस है ना। तो अलग अलग चीज़ें होती हैं, डियरनेस अलाउंस है, महंगाई भत्ता, राइट। तो बहुत सारी चीज़ें हमारी होती हैं एंड वी एड ऑल द कॉम्पोनेंट्स एंड वी गेट आर टेक अवे होम wages or salary, whatever it is. Now what will be included as salary, what will not be included as wages, वो सब क्या है क्या नहीं है, we'll discuss them later. Right now we're straight away switching to the provisions. फिलहाल के लिए एक चीज आपको बता दे रही हूँ, wages is equal to basic plus DA plus RA, retaining allowance, dearness allowance and basic, ठीक है। बहुत कुछ एक्सक्लूड भी होता है, दैट आई एम नॉट डिस्कसिंग राइट नाउ, आई डिस्कस दैट विद यू लेटर,
तो ये सब चीजें अभी छोड़ के हम स्ट्रेट अवे हमारे प्रोविजंस की तरफ बढ़ते हैं। पहले हम वेजेस से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ेंगे, उसके बाद हम बोनस से रिलेटेड प्रोविजंस पढ़ेंगे। ओके, फर्स्ट विल रीड द प्रोविजंस रिलेटिंग टू वेजेस एंड देन टू बोनस। सबसे पहली चीज, नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। जो मैंने आपको कमाल की बात ऑलरेडी बता दी, एक एग्जाम्पल लिखा हुआ है सीता। भाई सीता एक फीमेल लेबरर हैं जो एक प्लांट पे काम करती हैं, और महेश एक मेल वर्कर हैं जो उसी प्लांट में, सेम फैक्ट्री में वही काम करते हैं। सीता इज मैरिड टू रमेश, मतलब ये दोनों क्या है, हस्बैंड एंड वाइफ, हु ऑल्सो वर्क्स एट द सेम प्लांट। एम्प्लॉयर का देखो, पेज सीता हाफ ऑफ वॉट ही पेज टू महेश, as Sita's husband also works for gain at the same plant। क्या ये सही हो रहा है? क्या ये सही हो रहा है? बिल्कुल भी नहीं। देखो, इट डजेंट मैटर फॉर वॉट रीजन यू हैव केप्ट दैट एम्प्लॉय। हो सकता है आपके पास ऐसे महेश आया हो कि मेरी वाइफ है, उसको भी आप रख लीजिए और ऐसा कर लीजिएगा, आधा दे दीजिएगा, ये दे दीजिएगा, वो दे दीजिएगा, चलो ठीक है, हम महेश की बात समझते हैं, हम उनकी फैमिली की कंडीशन समझते हैं, उसने रखा एम्प्लॉयर ने, वो भी समझते हैं, बट एम्प्लॉयर कैन नॉट एक्सप्लॉइट। अगर आपके हिसाब से उस काम का उतना पैसा है तो आपको वो ही पैसा देना पड़ेगा मेल को, वो फीमेल को भी। जेंडर के बेसिस पे आप डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ना तो रिक्रूटमेंट में कर सकते हो। मतलब आप ये नहीं बोल सकते अच्छा अच्छा लड़की आ गई, नहीं 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 हमें नहीं ले चाहिए लड़की वड़की, इसको हटाओ, नहीं। अगर कैपेबल है वो काम करने के लिए तो अनडाउटेडली आप उसको अलाउ करोगे, ठीक है। तो यू विल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ सेक्स वाइल रिक्रूटिंग एनी एम्प्लॉय, अगर वो सेम काम सिमिलर नेचर का है एंड इन द सिमिलर कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट। ऑफ कोर्स इट मे सो हैपन कि आपको एक डिलीवरी बॉय चाहिए, ठीक है। अब कई बार ऐसा होता है कि लेट नाइट डिलीवरीज हैं, सुबह की डिलीवरी है, ऐसा है वैसा है, तो फॉर दैट यू प्रेफर अ मेल। सो इफ दैट इज योर प्रेफरेंस, इफ द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट सजेस्ट दैट देयर शुड बी अ मेल दैट शुड बी हायर, देन यू कैन डिनाई अ फीमेल, राइट। बट कंसीडरिंग द वर्क कि ये दोनों कर सकते हैं, कंसीडरिंग द कंडीशंस ऑफ एम्प्लॉयमेंट, राइट, you will not make any discrimination। यू विल नॉट मेक एनी डिस्क्रिमिनेशन इन द रेट ऑफ वेजेस, मतलब जो वेज आप मेल को दोगे वही वेजेस आपको क्या करनी पड़ेगी, फीमेल को भी देनी पड़ेगी, ठीक है। ओके, सो नो डिस्क्रिमिनेशन in any establishment or any unit thereof among the employees on the ground of gender, on ground of gender in matters relating to wages by the same employer। हो सकता है बगल वाली फैक्ट्री में जो सैलरी मिलती है वो 5,000 रुपये मिलती है, यहाँ पे मैं सैलरी दे रही हूँ 3,000, मैं अपने मेल वर्कर्स को भी 3,000 देती हूँ, तो मैं फीमेल को भी 3,000 दे रही हूँ। अब आप ये 3,000 उस 5,000 से कंपेयर नहीं करोगे, आप ये 3,000 यही 3,000 से कंपेयर करोगे, एंड देयर इज नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन। समझ में आई बात? तो हम दूसरे एम्प्लॉयर से कंपेयर नहीं करेंगे, हम सेम एम्प्लॉयर से कंपेयर करेंगे, ठीक है। सो बाय सेम एम्प्लॉयर in respect of same work या फिर work of similar nature done by employee। No employer shall, for the purpose of complying with above provisions, reduce the rate of wages of any employee। मतलब क्या है मैम? अब इसका मतलब है कि देखो, ऐसा नहीं करना है कि मेल वाली का घटा दो, फीमेल का बढ़ाना है, ठीक है। मतलब अगर आप मेल को दे रहे थे 3,000 और आप फीमेल को दे रहे हो 1,500, अब ये कोड आ गया और आपको बोला गया यार जेंडर डिस्क्रिमिनेशन नहीं चलेगा, तो ऐसा नहीं करना है कि उसका आप घटा के 1,500 कर दो और ताकि इसका भी 1,500 इसका भी 1,500, नहीं। सी वी आर ट्राइंग टू रिमूव द एक्सप्लॉयटेशन। आपको शायद ये जो लेबर लॉज है सुन के बड़े हार्श से लगे ऑन द पार्ट ऑफ एम्प्लॉयर, लगे कि यार मैम एम्प्लॉयर के साथ जाती नहीं हो रही है, उनको मिल रहा है अगर 5,000 में, वो 1,500 में काम करने वाला लेबर, तो उनको करने दीजिए। नहीं, ऐसे किसी भी, स्पेशली व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट द वर्कर्स, आई टोल्ड यू देयर आर टू सेट ऑफ डेफिनेशंस इन दिस चैप्टर। एक एम्प्लॉय है हमारे पास और एक वर्कर है हमारे पास। वर्कर जो कम सैलरी ड्रॉ करता है और एम्प्लॉय हर तरीके का काम जो कवर करता है।
एक्सप्लॉइट ज्यादा कौन होते हैं? अनडाउटेडली द वर्कर्स, बिकॉज दे डू नॉट हैव अ से। भाई पावर में है, वहां पे फैक्ट्री खोली है, 50 वर्कर जा रहे हैं, हम एक अकेले लड़के क्या कर लेंगे? जो 50 लोग कर रहे हैं, हमको भी उस भीड़ का हिस्सा बनना है, हम भी जाएंगे और वैसे ही काम करेंगे। आप 1500 दोगे तो भी हम ले लेंगे, 5000 दोगे तो भी हम ले लेंगे, क्योंकि हमारी सुनने वाला तो कोई है ही नहीं ना। तो गवर्नमेंट ने कहा यार इस मास के लिए, जो हमारे देश की जनता है, इनके लिए हम लॉज बनाएंगे ना। हम इनको बोलेंगे कि नहीं, आपका ये हक बनता है। जैसे अगर फार्मर होता है, फार्मर अगर अपनी कोई सब्जी 10 रुपए में बेचने को तैयार है, इसका मतलब ये नहीं है ना कि 10 रुपए उसका डिजर्विंग प्राइस हो गया। ही डिजर्व्स मच मोर देन दैट, बट देर आर पीपल हु सेल इट फॉर 10 एंड देर आर पीपल हु परचेज इट फॉर 10। पर कुछ लोग होते हैं जो बोलते हैं कि नहीं, कम से कम आपको 15 में बेचनी है, कम से कम 15 में ही खरीदनी पड़ेगी। तो यूनियंस बनते हैं, गवर्नमेंट लॉज बनाती है। तो वैसे ही यहाँ पे भी बोला गया कि आपको उनको अलाइन करना है जिसके साथ आप भेदभाव कर रहे हो। ऐसा नहीं करना है कि दूसरे को पकड़ के नीचे ले आओ। सो योर सैलरी ऑफ फीमेल वर्कर शुड गेट इंक्रीज्ड बाय 1500, मतलब वो 3000 के पेस पे आना चाहिए, उसको दूसरे को 1500 पे नहीं लेके आना है। क्लियर है? तो पहली चीज, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा फॉर द सेम वर्क। दूसरी चीज, डिस्क्रिमिनेशन ना करने के लिए इसका ये नहीं करना है कि दूसरे की वेजेस रिड्यूस कर दो। तीसरी चीज, रिक्रूट करते समय, while recruiting any employee for the same work or work of similar nature and in conditions of employment, except where employment of women in such work is prohibited या restricted by or under any other law for the time being in force, वो अलग चीज़ है कि यहाँ पे वुमेन एम्प्लॉयमेंट ही बैंड है, नहीं कर सकते। तो वो सब चीज़ें छोड़ दो, अदरवाइज कोई भी डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा। नो डिस्क्रिमिनेशन while recruiting any employee on ground of sex। तो पहली 3 चीजें क्लियर हैं। नो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन, नो रिडक्शन। इसीलिए देखो मैंने, आप आई एम अगेन सेइंग दिस, अगर आप इंस्टीट्यूट का मटेरियल खोल के देखोगे तो शायद आपको बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी इन रीडिंग दीज थिंग्स। तो आई वुड एडवाइज, फ्लिप करके देखना हो मज़े लेने के लिए तो देख लेना, बट अदरवाइज आई वुड एडवाइज कि इसी से पढ़ो। यहाँ पे आपको क्या होगा, चीज़ें क्लैरिटी मिल जाएंगी। जैसे आपने ये हेडिंग पढ़ी, अब बस आप इतनी 3 चीजें देखोगे तो आपको पता चल जाएगा, हाँ चलो ये हो गया। ठीक है, तो आपका पूरा का पूरा रिवीजन बड़े फटाफट हो जाएगा। ठीक, चलो ये एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल लर्न करने की जरूरत नहीं है, नो नीड टू लर्न दिस। ठीक, चलो अगला, ये आया जबरदस्त प्रोविजन, पावर टू फिक्स फ्लोर वेज। फ्लोर वेज क्या है भाई? सेक्शन 9। फ्लोर वेज, जमीन तय की गई है आपकी, इस जमीन से नीचे आप नहीं जा सकते। भाई जमीन के ऊपर ही चलते हैं ना हम, जमीन से नीचे तो नहीं चलते हैं। तो जमीन तय की गई है, फ्लोर तय की गई है। किसने तय की है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने। 2 कंसेप्ट आप पढ़ोगे, फ्लोर वेज, मिनिमम वेज। wages that are actually paid by employer, जो वेज एक्चुअली में एम्प्लॉयर पे करता है। ठीक है, ओके मैम। सबसे पहले हम फ्लोर वेज की अगर बात करें तो एक नया कंसेप्ट है जो इंट्रोड्यूस किया गया है, और ये कौन फिक्स करता है? फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। ठीक है, फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। सेंट्रल गवर्नमेंट देखती है कि जैसे होता है ना, कोई कोई स्टेट में हम बोलते हैं, जैसे मे बी बेंगलुरु इज एन एक्सपेंसिव सिटी, we say this. Mumbai, in terms of accommodation, very expensive. So we say that certain cities are very expensive and certain cities are good to go, है ना, मतलब ठीक है। तो अगर वहाँ पे आप काम कर रहे हो, वहाँ पे सर्वाइव करने के लिए आपको ज़्यादा पैसे चाहिए,
और वही आप कोई एक गांव ले लो जहाँ पे चीज़ें बहुत मतलब बेसिक नेसेसिटीज़ क्या हैं, बहुत ही रीजनेबल मिल जाती हैं। आप कोई घर देखने जाओगे, आपको 4-5 हज़ार में घर मिल जा रहा है, अच्छा भला घर रहने के लिए, नॉट इन टर्म्स ऑफ बाइंग, इन टर्म्स ऑफ रेंट। ठीक है, सब्जियां हैं, दूध है, मतलब जो बेसिक नेसेसिटीज यू नीड, दे आर ऑल वेरी रीजनेबल, सब सस्ती सस्ती सी है। तो वहाँ पे क्या होगा, कम पैसा मिलेगा तो भी हमारा काम बन जाएगा, हाँ या ना? हाँ मैम। तो आपको लगता है दोनों के लिए कम से कम इतना पैसा तो देना है, इतने से तो ऊपर ही रहना है, ये सेम होनी चाहिए? नहीं, अलग अलग भी हो सकती है। तो आई कैन नॉट से कि फ्लोर वेज सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स कर दे फॉर द एंटायर इंडिया मे बी 5,000 per month. No, I cannot say that. Because maybe in terms of standard of living कुछ बहुत हाई है, कुछ कम है, जोग्राफिकल एरियाज के हिसाब से कहीं ज़्यादा नीड है, कहीं कम नीड है। सो बेस्ड ऑन डिफरेंट थिंग्स एंड इवन बेस्ड ऑन हजार्डस थिंग्स, मैं जो फैक्ट्री में काम करा रही हूँ बहुत खतरनाक करा रही हूँ। कभी भी ऐसा हो सकता है कि भाई जो लेबर है वो लेबर को नुकसान पहुंच सकता है और उसकी पूरी जिंदगी तबाह हो सकती है। तो ऐसी सिचुएशन में यार पैसे तो ज्यादा मिले, हम बोलते ना हाइयर द रिस्क हाइयर द रिटर्न। इतना रिस्क हम क्यों लेंगे अगर उसका हमको रिटर्न तो ज्यादा मिले, नहीं तो ठंडे ठंडे काम करते रहो। समझ रहे हो आप? तो वी नीड मोर रिटर्न्स। सो बेस्ड ऑन सेवरल फैक्टर्स, सेंट्रल गवर्नमेंट क्या करती है, एक फ्लोर वेज फिक्स करती है। फ्लोर वेज मान लो ऐसे गवर्नमेंट ने फिक्स किया 5,000, ठीक है। ये अलग अलग एरिया के लिए अलग अलग भी हो सकता है, ठीक है। सो इट कुड बी डिफरेंट। अब इसके बेसिस पे, ठीक है, इसके बेसिस पे बेस्ड ऑन द फ्लोर वेज रेट, एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट मतलब इट कुड बी सेंट्रल गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इन डिफरेंट केसेस। जैसे मैंने बोला रेलवेज के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट होगी एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, कुछ सेक्टर्स के लिए स्टेट गवर्नमेंट होती है। तो ये क्या कर सकते हैं, दे कैन फिक्स मिनिमम वेज रेट। ये मिनिमम वेज रेट अनडाउटेडली इससे ज्यादा होगा, इससे कम नहीं हो सकता, क्योंकि जमीन तय कर दी है। उसके बाद ये तय कर रहे हैं कि मे बी दे हैव फिक्स्ड इट टू बी 5,500। अब जो एक्चुअल में एम्प्लॉयर पे करेगा दैट हैज टू बी मोर दैन इक्वल टू 5,500, इट कैन नॉट बी लेसर दैन दैट। ओके, उससे कम नहीं हो सकता। तो आपको 3 कंसेप्ट समझ में आए। अब सबसे पहले हम कौन सा कंसेप्ट पढ़ने वाले हैं, फ्लोर वेजेस का। पावर टू फिक्स फ्लोर वेज, गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो फ्लोर वेज फिक्स कर सकते हैं, टेकिंग इनटू अकाउंट द मिनिमम लिविंग स्टैंडर्ड्स, कि वर्कर को कम से कम इतना तो पैसा चाहिए ही चाहिए होगा। डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज के लिए डिफरेंट फ्लोर वेज भी फिक्स किया जा सकता है, ठीक है। जो फ्लोर वेज वो फिक्स करते हैं वो सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड, अभी हम पढ़ेंगे कि ये क्या होता है, ये जो कॉन्स्टिट्यूट किया गया है और बाकी स्टेट गवर्नमेंट्स को कंसल्ट करने के बाद करते हैं। तो ये चाहें तो अपनी मर्जी से भी कर सकते हैं और चाहें तो इनको कंसल्ट करते हैं। सो दे यूजुअली टेक द एडवाइस, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए भाई किसके पास पावर है फ्लोर वेज फिक्स करने की, सीजी के पास। क्या डिफरेंट जोग्राफिकल एरियाज के लिए डिफरेंट फ्लोर वेज हो सकता है? द आंसर इज यस, हो सकता है, ठीक है मैम। और किसको कंसल्ट करते हैं? सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड और स्टेट गवर्नमेंट को कंसल्ट करने के बाद सेंट्रल गवर्नमेंट फिक्स करते हैं। क्लियर? अब इसके बाद होता है मिनिमम वेज रेट, है ना। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करती है, मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स करती है, ठीक है। ये मिनिमम रेट ऑफ वेजेस जो ये फिक्स करते हैं, दे शैल नॉट बी लेस दैन द फ्लोर वेज, वो फ्लोर वेज से कम नहीं हो सकता है, ठीक है। वो फ्लोर वेज से कम नहीं हो सकता है। इफ मिनिमम रेट ऑफ वेजेस फिक्स्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट अर्लियर, मतलब ये कोड आने से पहले अगर जो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट ने मिनिमम वेज बताया हुआ है, मान लो पहले बताया हुआ था 3,000 रुपये, ठीक है, पहले बताया हुआ था 3,000 रुपये, तो अगर
मिनिमम वेज रेट एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट द्वारा फिक्स किया हुआ अर्लियर इज मोर देन द फ्लोर वेज, देन द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट शैल नॉट रिड्यूस। अच्छा, दूसरी बात, वो आपने किया है तब तो आपको बढ़ाना पड़ेगा ही। अगर मान लो आपने जो मिनिमम फ्लोर वेज तय किया हुआ था वो 6,000 किया हुआ था और सेंट्रल गवर्नमेंट ने फ्लोर वेज बताया 5,000, तो अब आप ये नहीं करोगे 6,000 को रिड्यूस करके 5,000 ला दो, नाना, आपका वो 6,000 ही रहेगा। ठीक है, आपका वो 6,000 ही रहेगा। क्लियर? समझ में आ गई बात? तो सेक्शन 9 में पावर टू फिक्स फ्लोर वेज। इसके बाद आते हैं हम पावर टू फिक्स मिनिमम वेज, है ना। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट के पास पावर है। एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या देख के मिनिमम वेज बताएगी? हर किसी के लिए अलग अलग होगी कि नहीं होगी? आप खुद सोचो। मैम बिल्कुल होगी ही होगी, कौन क्या काम कर रहा है उस पर डिपेंड करता है ना। तो कुछ फैक्टर्स को वो कंसिडर करते हैं। कौन सा फैक्टर? स्किल ऑफ वर्कर्स फॉर वर्किंग अंडर द कैटेगरीज ऑफ अनस्किल्ड, स्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, जो भी है। एंड मे इन एडिशन टू सच मिनिमम अमाउंट ऑफ वेजेस फॉर सर्टेन कैटेगरी ऑफ वर्कर्स टेक इन टू अकाउंट आर्डसनेस ऑफ वर्क लाइक टेम्परेचर। जैसे आप अगर कोल माइंस में जाते हो तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू वर्क ओवर देयर, राइट। अगर आपको एकदम तपती धूप में बहुत गंदे एनवायरनमेंट में काम करना है, इट इज़ डिफिकल्ट टू बेयर। तो टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, हजार्डियस ऑक्यूपेशंस, डर लगा रहता है पता नहीं कब फैक्ट्री फट जाए, कब यहाँ पे आग लग जाए। प्रोसेसेस, अंडरग्राउंड वर्क, यू नो, ऑफ कोर्स यू शुड अंडरस्टैंड कि भाई एक काम है, हम ऑफिस में बैठ के ऐसे ऐसे से काम कर रहे हैं तो ठीक है। आप बाहर निकल के काम कर रहे हो, इट गेट्स डिफिकल्ट। बाहर निकल के आप काम कर रहे हो, द टेम्परेचर इज फाइन, 25, 30, 35, इट्स फाइन। आप 50 डिग्री पे काम कर रहे हो, इट्स डिफिकल्ट। आप 0 डिग्री पे काम कर रहे हो, इट्स डिफिकल्ट। सो फॉर डिफिकल्ट वर्क द वेजेस, मिनिमम वेजेस शुड बी हाई। तो गवर्नमेंट ये सारी चीज़ों को ध्यान में रख के कि आप किस तरीके का काम कर रहे हो, स्किल्ड, अनस्किल्ड, सेमी स्किल्ड, हाईली स्किल्ड, एरिया कौन सा है और नेचर ऑफ वर्क, ठीक है। तो इन सब चीज़ों को ध्यान में रख के क्या करते हैं, डिसाइड करते हैं। दीज आर द फैक्टर्स विच आर बीइंग कंसीडर्ड बाय द एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट टू डिसाइड कि कितना मिनिमम वेज हमें फिक्स करना चाहिए। फॉर द स्टूडेंट्स जो बाद में मुझसे पूछने वाले, मैम आर्डिसनेस का मतलब क्या होता है, वो प्लीज़ लिख ले। डिफ़िकल्टी, डिफ़िकल्टी ऑफ वर्क, ऐसे लिख लो बस, डिफ़िकल्टी। So taking into account the difficulty of work. Okay. Clear? अब कोशिश की जाती है कि अप्रोप्रिएट गवर्नमेंट आप जो ये मिनिमम रेट ऑफ वेजेस रखें, इसको अंधाधुंध हाई नहीं कर दें ताकि एम्प्लॉयर्स के लिए भी हार्श नहीं हो। आप कोशिश करें इसको जितना मिनिमम से मिनिमम रखना चाहें, बट ऑफ कोर्स मोर देन द फ्लोर वेज, इट कैन नॉट बी लेसर देन द फ्लोर वेज, इट कैन बी इक्वल टू द फ्लोर वेज। फ्लोर वेज के बराबर हो सकता है, उससे कम नहीं हो सकता है। तो आपको उतना तो कम से कम रखना ही रखना है अगर आप रखते हैं तो। और कोशिश करना है कि मिनिमम ही रखें, बहुत ज़्यादा हम नहीं रखें, ठीक है। सेक्शन 67 में कुछ और पावर्स दी हुई हैं एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट को कि आप इन रिस्पेक्ट्स में और रूल्स बना सकते हो। इररेलेवेंट पॉइंट यहाँ पे लिख लेना, इररेलेवेंट पॉइंट। पर भाई इंस्टीट्यूट है हमारा, ये भी हमसे पूछ सकता है कौन से कोड में ऐसा पावर दी हुई है, तो हमको सेक्शन नंबर याद करना पड़ेगा। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं मैम सेक्शन नंबर हमको याद करना है क्या? द क्वेश्चन इज बेटा, द आंसर इज एक्चुअली कि कभी कभी ना आपसे ऐसे ही पूछ लेते हैं विच सेक्शन ऑफ द कोड प्रिस्क्राइब्स दिस। अब बताओ, ये भी कोई पूछने वाली बात है? पर पूछ लेंगे तो हम क्या करेंगे, हम ये तो नहीं बोलेंगे हम पढ़ के नहीं आए या ये क्यों पूछा, दिस डज नॉट टेस्ट आवर नॉलेज। बस वही है, हमारे पास वही एग्जामिनेशन का समय होता है, उसी में हम कमाल कर जाते हैं और अगर नहीं कर पाए तो फिर पछताते रहते हैं, अरे यार निकाल नहीं पाया, ऐसा ऐसा हो जाता है। कोई भी स्टोन अनटर्न्ड नहीं छोड़ना है, ठीक है। सो आई होप दिस इज क्लियर। ओके फाइन, नाउ वी हैव समथिंग मोर। व्हाट डू वी हैव मैम?
यहाँ पे आपको कुछ दिख रहा होगा टाइम वर्क और पीस वर्क जैसा। ये क्या होता है मैम? सी समटाइम्स हम ऐसे पे करते हैं कि 6 घंटे आपने काम किया तो इतने पैसे हुए, ठीक है, घंटों के हिसाब से। कई बार हम ऐसे काउंट करते हैं कि एक दिन का इतना हुआ, और जैसे हम एम्प्लॉयज़ हैं तो उनको सैलरी कैसे देते हैं? मंथली सैलरी देते हैं, है ना। तो एक तो ये तरीका होता है। एक और तरीका होता है पीस रेटेड वेजेस। पीस रेटेड वेजेस क्या होती है? मतलब जैसे मान लो मेरा काम है कि मेरे पास कर्टन बन के आता है और कर्टन में मुझे छल्ला पहनाना होता है। छल्ला, यू अंडरस्टैंड, द रिंग्स, है ना। तो मुझे वो पहनाना होता है। अब मैंने एक दिन में सिर्फ 5 कर्टन पे छल्ले पहनाए, ठीक है, रिंग्स पहनाए, तो मुझे उन 5 पीस के हिसाब से पैसा मिलेगा। उसको हम बोलते हैं पीस रेटेड वेजेस, ठीक है। सो जो मिनिमम वेजेस फिक्स की जाती हैं वो फिक्स की जा सकती हैं इन अकॉर्डिंग टू पर आवर बेसिस, पर डे बेसिस, पर मंथ बेसिस, या फिर appropriate government shall fix a minimum rate of wages for securing such employees a minimum rate of wages on a time work basis also। जो पीस रेटेड वेजेस होती हैं उसमें क्या होता है, कई बार भाई एक पीस बनाने में हमें बहुत ज़्यादा समय लग गया, हमारा तो पूरा दिन लग गया, उतने में एक दूसरे एम्प्लॉय ने कुछ भी नहीं किया, पर क्योंकि उसको मिनिमम वेज मिलती है एक दिन के हिसाब से, उसको तो बहुत सारे पैसे मिल गए, और मुझे पर पीस के हिसाब से मिलते तो मुझे 2-4 कौड़ियां मिली। तो ये तो मेरे साथ गलत हो गया ना। तो एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट क्या करेगी, बोलेगी कि पीस रेटेड को भी आपको टाइम वर्क बेसिस, मतलब उसके हिसाब से करना है। ये पॉइंट अभी अगर बहुत ज़्यादा अच्छे से नहीं भी समझ में आओ तो डोंट वरी, वी हैव टू रीड दिस अगेन लेटर। तो हमको वहाँ पढ़ना है, तो वहाँ मैं आपको एग्जाम्पल के साथ और डिटेल में बताती हूँ, ठीक है। आई थिंक अभी तक की आपको क्लैरिटी मिल गई। अभी तक हमने क्या पढ़ा? हमने पढ़ा कि हम एक कोड ऑन वेजेस पढ़ रहे हैं, 4 एक्ट को ये रिपील करता है, और ज़बरदस्त कोड हमारा बना हुआ है। वैसे तो 4 लेबर कोड्स नोटिफाई हुए हैं, इसमें से हम कोड ऑन वेजेस पढ़ रहे हैं। इट कंसोलिडेट्स एंड रिपील्स द 4 एक्ट्स। इट इज डिवाइडेड इनटू चैप्टर्स एंड सेक्शंस एंड वी स्टार्टेड विद द प्रोविजंस डायरेक्टली। हमने अभी कोई डेफिनेशन वगैरह नहीं पढ़ी, हमने 2 प्रोविजन पढ़े हैं, एक फ्लोर वेज का, एक मिनिमम वेज का। फ्लोर वेज विच इज फिक्स्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट एंड मिनिमम वेज विच इज फिक्स्ड बाय एप्रोप्रिएट गवर्नमेंट, है ना। तो ये 2 चीज़ें याद रखनी है। पहला पहला क्लास है तो बहुत ज़्यादा हम इसमें ड्रामा वगैरह इन्फ्यूज़ नहीं कर रहे हैं, मतलब विल कीप इट सिंपल, ओके। सो इसके आगे का डिस्कशन हम करेंगे हमारे अगले क्लास में, है ना। पहला क्लास छोटा सा प्यारा सा।